पुराने लेक्चर में अभी जस्ट पीछे का जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि लोड का क्या इफेक्ट होता है वोल्टेज रेगुलेशन पे, और हमने सीखा था कि जैसे जैसे आप लोड का इफेक्ट चेंज करोगे, फॉर एग्जांपल अगर रेजिस्टिव लोड लोगे, ठीक है, तो उसका कुछ अलग असर होगा। यहाँ पे मैंने बताया था कि रेजिस्टिव लोड जो होता है उसकी वजह से कुछ असर अलग मिलेगा। क्यों अलग मिलेगा? क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन एक अलग तरीके से बिहेव करता है इन केस ऑफ रेजिस्टिव लोड। इंडक्टिव लोड के अंदर उसका बिहेवियर अलग होता है और कैपेसिटिव लोड के अंदर अलग होता है, ठीक है। तो इन सब का असर जो होता है वो वोल्टेज रेगुलेशन में देखने को मिलता है। रीजन क्या था? क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन था वो होता है नो लोड माइनस फुल लोड, और हम लोग जानते हैं कि नो लोड वोल्टेज ईपी होता है और फुल लोड वोल्टेज वीपीटी होता है। तो ईपी और वीपीटी के बीच का जो डिफरेंस होता है, दिस वन इज व्हाट वी कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी जानते थे। फिर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था रेजिस्टिव लोड के अंदर, तो हमने जाना था कि वहां पे कैसा वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। देन हमने इंडक्टिव लोड देखा था, उसका देखा था कि वोल्टेज रेगुलेशन किस तरीके से मिलेगा। ये सारी चीजें लगभग लगभग हमने पुराने लेक्चर के अंदर डिस्कस कर दी थी, ठीक है। नाउ अब इस पर्टिकुलर अगर पार्ट की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे, तो लास्ट मैंने तुम्हें क्वेश्चन के साथ छोड़ा था कि हमने पुराने लेक्चर में जितना देखा कि वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव आ रहा था, रेजिस्टिव हो चाहे इंडक्टिव केस है, तो इंपॉर्टेंट चीज थी कि क्या वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव भी हो सकता है, या कह सकता हूँ दूसरी तरीके से घुमा दूं, तो हमने देखा था कि रेजिस्टिव लोड लगाया या इंडक्टिव लोड लगाया, दोनों ही केसेस में जैसे ही मैं लोड की वैल्यू को बढ़ा रहा था, तो वैसे वैसे जैसे जैसे लोड बढ़ रहा था वैसे वैसे टर्मिनल वोल्टेज डाउन होना शुरू हो रहा था, ठीक है। अगर क्वेश्चन को मैं एक बार और तुम्हारे सामने बना के दिखाऊं, विजुलाइज करवा के, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमने रेजिस्टिव लोड लगा रखा था, तो रेजिस्टिव लोड के केस में वोल्टेज जो था, जैसे जैसे आप लोड को बढ़ाओगे, जैसे कि जैसे जैसे मैं आईए को बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे वीपीटी जो होगा वो डाउन होना शुरू हो रहा था, ठीक। अब इंडक्टिव केस में जब गए तो वहां पे जैसे जैसे मैंने आईए को बढ़ाया, तो वहां पे हमने वीपीटी को देखा कि वो और तेजी से डाउन होना, यानी कि बहुत तेजी से डाउन होना शुरू हुआ। इन दोनों ही केसेस में वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज जो था वो अपने नो लोड वोल्टेज से डाउन होना शुरू हो रहा था, ठीक। और इसको हमने नाम दिया पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन। हमने देखा कि वोल्टेज रेगुलेशन कितना आया था, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन ये निकल के आया था, ठीक। अब क्वेश्चन एक आता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं आईए की वैल्यू को बढ़ाऊं, यानी कि लोड को बढ़ाऊं, और जो टर्मिनल वोल्टेज है वीपीटी वो भी बढ़ने लग जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग क्या करें कि नो लोड, हम लोग करंट को बढ़ाएं, लोड को बढ़ाएं और वीपीटी भी बढ़ने लग जाए, कैसा संभव है? तो ये केस जो होगा इसको हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, और इसको क्या कहते हैं ये सब चीजें हम जानेंगे इस लेक्चर में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसके अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन की। क्या वोल्टेज रेगुलेशन भी नेगेटिव हो सकता है हम लोग की तरह, या हमेशा पॉजिटिव ही रहता है वो? तो उसको इस लेक्चर में जानेंगे। तो जो थर्ड केस रह गया था, वही आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर देगा, वो है हमारा कैपेसिटिव लोड केस। कैपेसिटिव लोड केस या कैपेसिटिव लोडिंग, ठीक है। कैपेसिटिव लोडिंग कह सकते हो इसे, या फिर हम कह सकते हैं लीडिंग पावर फैक्टर लोडिंग कह सकते हो। लीडिंग पावर फैक्टर लोड, यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर लोड की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर हो गया? सेम इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या थी कि वी, सॉरी वी नहीं, हम लोग जो इक्वेशन लिखते थे सर्किट की, हम लोग जनरली बताते थे ईपी माइनस का वीपीटी इक्वल टू वी रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप प्लस वी लीकेज ड्रॉप प्लस वी आर्मेचर रिएक्शन की वजह से वोल्टेज ड्रॉप। जहां पे ईपी क्या होता था, ये तुम्हारा वी नो लोड होता था, एंड दिस वन इज योर वी फुल लोड हो गया। क्लियर हो गया? एंड दिस वन इज ऑल थ्री। ओके, नाउ मैंने पुराने लेक्चर में बताया था कि ये जो दोनों थे ये परमानेंट कैंडिडेट थे वोल्टेज ड्रॉप के, यानी कि ये तो हमेशा ही वोल्टेज ड्रॉप कराएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं था। यानी कि नो लोड से टर्मिनल वोल्टेज के बीच का जो डिफरेंस होगा वहां पे ये हमेशा पाए जाएंगे, यानी कि हमेशा टर्मिनल वोल्टेज को गिराने की ही कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ अब बात आ जाती आर्मेचर की, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट के कारण क्या होगा। तो तुम्हें याद होगा कैपेसिटिव लोड जब हम लोग लगाते थे कैपेसिटिव लोड, तो ऐसे केस में मैग्नेटाइजेशन होता था। मैग्नेटाइजेशन से क्या होता था, फ्लक्स की वैल्यू राइज अप हो जाती थी, और जब फ्लक्स की वैल्यू राइज अप होगी तो सीधी सी बात है वोल्टेज भी राइज अप होगा। यानी कि ऐसे केस में ये जो आर्मेचर रिएक्शन का जो वोल्टेज है, ये ड्रॉप की जगह क्या करेगा, ये वी को अपलिफ्ट करेगा, ये राइज अप करवाएगा। राइज अप यानी कि वी ड्रॉप करने की जगह वोल्टेज को बढ़ाने की कोशिश करेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो वोल्टेज जो, यानी कि कैपेसिटिव लोड जब हम लोग लगाएंगे, तो ऐसे केस में जो वोल्टेज आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट होगा वो गिराने की जगह टर्मिनल वोल्टेज को उठाने की कोशिश करेगा। क्लियर हो गया? तो दिस वन इज द वी राइज अप। यही से सब कुछ कहानी चेंज हो जाती है। क्लियर हो गया यहाँ पे? ये सब कुछ कहानी चेंज। अब देखो अब कितना वोल्टेज गिरेगा उठेगा, ये तीन पॉसिबल केसेस हो सकते हैं यहाँ पे। थ्री पॉसिबल केसेस हो सकते हैं आर्म इंडक्टिव, सॉरी कैपेसिटिव लोड के बेसिस पे, वो हम तीनों की चर्चा करेंगे, ठीक है। अब जरा तीनों को केसेस को समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को उठा ले रहे हैं। क्लियर हो गया? इसको जरा समझते हैं।
तो देखो भाई, आपका नो लोड वोल्टेज से टर्मिनल वोल्टेज वीपीटी तक जो पहुंचने का जो कहानी है, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से सुनाता हूँ कहानी को। यानी कि नो लोड वोल्टेज से टर्मिनल वोल्टेज तक गिरने की जो कहानी है, ये किस पे डिपेंड करेगी? तो ये तुम्हारे जिस चीज़ पे डिपेंड करेगी वो है आपके वी ड्रॉप, इस पे माइनस वी राइज अप, माइनस वी राइज। क्लियर हो रहा है? तो वी ड्रॉप जो होगा, यानी कि इन दोनों के बीच का क्या तालमेल है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो वी ड्रॉप जो होगा ये कौन है? यानी कि ये तुम्हारा वी रेजिस्टेंस प्लस वी लीकेज, ये दोनों का काम होगा कि गिराना, वोल्टेज को नीचे डाउन कराते चले जाना टर्मिनल वोल्टेज को। जबकि जो वी राइज है ये कौन कर रहा है? ये आर्मेचर रिएक्शन, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होता था वो अब वोल्टेज राइज में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन दिखा दिया है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ गई बात ये? तो ये जो वोल्टेज पहले ड्रॉप होता था, यहाँ पे आपको याद होगा पीछे हम लोग पॉजिटिव साइन यूज करते थे, तो वो तीनों के तीनों मिलकर गिराते थे, जैसा कि इंडक्टिव केस में होता था, तो टर्मिनल वोल्टेज गिरता चला जाता था। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है? आर्मेचर रिएक्शन का रोल बदल गया है, अब इसका काम हो गया वोल्टेज को अपलिफ्ट करवाना, यानी कि वी राइज करवाना। तो नो लोड पे तुम्हारा कितना वोल्टेज इंड्यूस हुआ और टर्मिनल पे कितना मिला, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इनके बीच के संबंध कैसे हैं, यानी कि इन दोनों में से कौन डोमिनेटिंग है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? समझ में आ गई बात ये? तो पिक्चर क्लियर हो गई होगी। यानी कि देखो, यानी कि अगर बात करें ईपी और वीपीटी के बीच में कितना डिफरेंस होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वी ड्रॉप और वी राइज अप के बीच में कितना डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होता था, अब वो वोल्टेज राइज अप हो गया है, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन की तरह मैं दिखा दे रहा हूँ। मेरा काम क्या है यहाँ पे? ये बताना कि ये राइज अप करवा रहा है, वोल्टेज राइज अप। तो इन दोनों के बीच का जो संबंध है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वो डिसाइड करेगा कि कितना वोल्टेज गिरेगा या उठेगा या क्या होगा। तो 3 केस ले लेते हैं, 3 पॉसिबल केसेस। तो सबसे पहला केस, फर्स्ट केस ले लेते हैं कि अगर इफ राइज इन वोल्टेज, राइज इन वोल्ट ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, अगर राइज इन वोल्टेज, जितना वोल्टेज अपलिफ्ट हो रहा है मैग्नेटाइजेशन के कारण, अगर ये बराबर हो गया फॉल इन वोल्टेज, फॉल इन वोल्टेज ड्यू टू वाइंडिंग लॉसेस, वाइंडिंग लॉसेस में सब आ गए, लीकेज और रेजिस्टेंस वाले वाइंडिंग लॉसेस। अगर वाइंडिंग के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यानी कि यहाँ बात हो रही वी ड्रॉप वालों की, वी ड्रॉप जो है अगर ये बराबर हो गया वी राइज के, ठीक है? ये राइज क्यों हो रहा है? ये राइज मैंने बता चुका हूं, ये हो रहा है ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है? तो वोल्टेज राइज हो रहा है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन क्यों हो रहा है? ड्यू टू कैपेसिटिव लोड, सी लोड, ठीक है? कैपेसिटिव लोड, ओके। तो अगर राइज इन वोल्टेज जो है वो तुम्हारा, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास वोल्टेज में जो बढ़ोतरी हो रही है अगर वो बराबर है वोल्टेज गिरने के, तो कोई भी देख के बता सकता है कि ना, अगर बढ़ने वाली क्वांटिटी और गिरने वाली क्वांटिटी बराबर हो गई, तो ऐसे केस में तुम्हें वी नो लोड जो होगा वो इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? वी फुल लोड के बराबर हो जाएगा, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ऐसे केस में दोनों नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे केस में जो यानी कि फाइनली जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा, वोल्टेज रेगुलेशन जो कि कितना होता था? वी नो लोड माइनस वी फुल लोड इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई वी रिफरेंस। नो लोड लिख लेते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार मार्क कर लेना आप लोग। क्लियर हो गया? यानी कि अगर राइज इन वोल्टेज है और वो फॉल इन वोल्टेज ड्यू टू वाइंडिंग लॉसेस दोनों बराबर कर दिए, तो ऐसे केस में मुझे 0 वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा, यानी कि जितना वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है एग्जैक्टली उतना ही वोल्टेज टर्मिनल पे मिल जाएगा, चाहे तुम लोड में बढ़ाओ या कम करो, लोड में कुछ भी चेंज कर लो, यानी कि लोड को बढ़ा रहे हो या लोड को कम कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपका राइज इन वोल्टेज ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन इज इक्वल टू द फॉल इन वोल्टेज ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप और वाइंडिंग लॉसेस के कारण। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो ये कब होगा भाई? अब ये पूछ लिया जाए कि ये कब होगा, तो ये होगा जब आप क्या लेंगे? स्मॉल लीडिंग पावर फैक्टर लोड, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि थोड़ा सा लीड करता हुआ पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर का लोड ले लो, स्मॉल लीडिंग पावर फैक्टर का अगर आप लोड ले लोगे तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई होगी, यहाँ तक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो अगर आप थोड़ा सा भी ले लोगे लीड करता हुआ रोल तो आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक, नाउ अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट केस की बात करते हैं। सेकंड केस, अगर अब सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस में क्या होगा? राइज इन वोल्टेज, अगर इफ राइज इन वोल्टेज, अगर वोल्टेज में जो राइज अप हो रहा है, ठीक है, वो ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन
अगर वो ज़्यादा हो जाए एज़ कंपेयर टू द फॉल इन वोल्टेज, ठीक है, ड्यू टू वाइंडिंग लॉसेस, आर्मेचर वाइंडिंग लॉसेस, यानी कि वाइंडिंग के अंदर जो लॉसेस हो रहे हैं रेजिस्टेंस के और लीकेज के, इसकी वजह से जो वी ड्रॉप, अगर वी ड्रॉप की जो वैल्यू है वो कम हो जाए एज कंपेयर टू वी राइज, यानी कि राइज अप ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर ये केस पर्टिकुलर हो जाएगा तो सोचो वोल्टेज राइज ज्यादा हो रहा है और गिर कम रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था? तो ऐसे केस में आपका सीधी सी बात है वी फुल लोड की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा हो जाएगी वी नो लोड से। सीधी सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि भाई अगर तुमने मान लेते नो लोड पे तुम्हारा वोल्टेज मिल रहा था ईपी, और फुल लोड पे मिल रहा था वीपीटी, और इनका जो डिफरेंस था, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं वोल्टेज रेगुलेशन की। वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू वी नो लोड माइनस वी फुल लोड डिवाइड बाई वी नो लोड, ठीक है। अब देखो, अगर इसको बड़े ध्यान से देखो तो नो लोड पे जितना वोल्टेज मिल रहा था उससे ज्यादा वोल्टेज फुल लोड पे मिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तुम लोड बढ़ा रहे हो वैसे वैसे वोल्टेज का राइज अप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग लोड बढ़ा रहे हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है? ये वी राइज बढ़ रहा है, और वी राइज अगर बढ़ेगा तो भाई सीधी सी बात है वीपीटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। वीपीटी यानी कि वी फुल लोड। तो अगर आपकी फुल लोड की वैल्यू नो लोड से बढ़ती चली जाएगी तो ऐसे केस में क्या होगा? यानी कि अगर तुम इसके आउटपुट निकालोगे तो वोल्टेज रेगुलेशन कितना निकल के आएगा? नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन निकल के आएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। निगेटिव। और निगेटिव क्यों हो रही है? यानी कि अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करें, अगर तुमने ऐसा लोड लगाया जिसकी वजह से आर्मेचर रिएक्शन हो रही है और वो मैग्नेटाइजिंग हो रही है और ज्यादा ही मैग्नेटाइजिंग हो रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा? जो वोल्टेज बढ़ेगा वो ज्यादा बढ़ेगा एज कंपेयर टू गिरना। वोल्टेज जितना गिरेगा ड्यू टू वाइंडिंग लॉसेज, तो सीधी सी बात है, यानी कि जितना वोल्टेज बढ़ ज्यादा रहा है, ऐसे में अगर राइज ज्यादा होगा तो ईपी माइनस वीपीटी अगर करोगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी? निगेटिव निकल के आ जाएगी। निगेटिव क्यों आएगी? क्योंकि वीपीटी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू द ईपीटी, यानी कि ये वाला। तो इन नो लोड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज तुम्हें टर्मिनल में मिलने लगेगा। क्लियर हो रहा है? और जब ऐसा होगा तो भाई जब इन दोनों का डिफरेंस निगेटिव आएगा तो इसी तरीके से वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा वो निगेटिव आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है इंटरव्यू में कि अगर आपका वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव कब आता है? तो भाई अगर लीडिंग लोड पावर फैक्टर लगा देंगे आप, तो ऐसे केस में क्या होगा? इंडक्ट मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है, तो ऐसे केस में टर्मिनल पे मिलने वाला वोल्टेज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द जितना बन रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग सा है ये, मैंने कई बार बताया भी, फेजर डायग्राम में सीखा था। यानी कि सोचो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है 220 वोल्ट और टर्मिनल पे कितना मिल रहा है? टर्मिनल पे आपको मिलेगा 240 वोल्ट, ठीक है। इसका यही मतलब हुआ कि इंड्यूस होने वाला वोल्टेज है 220, जो नो लोड हर बार सेम था, लेकिन टर्मिनल पे मिलने वाला वोल्टेज कितना होगा? 240, ठीक है। तो क्योंकि टर्मिनल पे ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है, क्यों? ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग रिएक्शन ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, मैग्नेटाइजिंग एक्शन ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, तो वोल्टेज राइज ज्यादा है ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप के मुकाबले, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये था सेकंड केस। क्लियर हो गया? यहाँ पे बात समझ में आ रही है? ये दो केस हो गए, आई होप समझ में आ गए। वोल्टेज रेगुलेशन जीरो एंड देन फाइनली वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव का केस। नाउ लास्ट चलते हैं, थर्ड केस को देख लेते हैं। थर्ड केस, ठीक है। अगर क्या होगा? इफ अगर हम मान लेते हैं राइज इन वोल्टेज, ठीक है, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, अगर जो वोल्टेज में राइज अप है वो कम है एज कंपेयर टू द ड्रॉप इन वोल्टेज ड्यू टू वाइंडिंग लॉसेस, यानी कि अगर वाइंडिंग लॉसेस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू द मैग्नेटाइजेशन। यानी कि कब होगा? यानी कि अगर आपने अल्टरनेटर के ऊपर लीडिंग लोड तो लगाया है पर बहुत ही मार्जिनल लीडिंग लोड है, तो ऐसे केस में क्या होगा? अल्टरनेटर के अंदर जो राइज इन वोल्टेज है आर्मेचर रिएक्शन का, जो राइजिंग इफेक्ट है वो काफी कम है एज कंपेयर टू द वोल्टेज ड्रॉपिंग इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग लॉसेस। तो अगर वाइंडिंग लॉसेस की वजह से जो ड्रॉप हो रहा है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द राइज इन वोल्टेज, तो ये वही केस हो जाएगा। यानी कि अगेन आपको क्या मिलेगा? यानी कि नो लोड पे जो वोल्टेज मिल रहा होगा वो ज्यादा होगा नो लोड का जो वोल्टेज आपको मिल रहा होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द वी फुल लोड, क्योंकि सीधी सी बात है वी फुल लोड तब ज्यादा मिलता है जब राइज होने लगता है आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, लेकिन क्योंकि राइज इफेक्ट कम है, ड्रॉप इफेक्ट ज्यादा है, तो सीधी सी बात है अगर तुम जनरेट कर रहे हो ईपी और टर्मिनल पे कितना मिल रहा है? वीपीटी, तो क्योंकि ड्रॉप ज्यादा हो रहा है तो वीपीटी की वैल्यू कम होगी, वीपीटी की वैल्यू आपकी ईपी से कम होगी। बात समझ में आ रही? तो इसीलिए वी फुल लोड जो होगा वो कम मिलेगा एज कंपेयर टू वी नो लोड। तो ऐसे केस में वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा वो कितना निकल के आएगा? पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? वी नो लोड माइनस वी फुल लोड। अब क्योंकि वी फुल लोड तुम्हारा कम है, वी नो लोड ज्यादा है, तो दिस वन इज द पॉजिटिव वैल्यू,
ठीक है, तो इसीलिए वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव निकल के आएगा। क्लियर हो गया? तो यानी कि देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये कब होगा, ये अगर आपने मार्जिनली लीडिंग पावर फैक्टर लोड लगाया है, मार्जिनली लीडिंग पावर फैक्टर लोड। ठीक है, बात समझो इसको, यानी कि मैंने बताया था ना, स्मॉल लीडिंग लगाओगे तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा, हाई लीडिंग लगाओगे तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा, और मार्जिनली लीडिंग लगाओगे तो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। तो तीन केस यहाँ पे होगा, अभी मैं बताऊंगा इसको एक बार और लास्ट में कंक्लूड करूंगा। ठीक, तो यानी कि जरूरी नहीं है अगर आपसे कह दिया जाए कि तुम्हारे अल्टरनेटर पे लीडिंग लोड लगा हुआ है, तो वहां से आप डायरेक्ट ये आंसर नहीं दोगे कि हाँ भाई लीडिंग लगाए तो आर्मेचर रिएक्शन जो होगा वो मैग्नेटाइजिंग होगा और वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा। नहीं नहीं, तीन केस पॉसिबल है फिर भी, यानी कि लीडिंग लोड लगे होने के बाद भी वोल्टेज रेगुलेशन तीन केस आपको दे सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों वैरायटी आपके पास है। पॉजिटिव कब देगा उसको देख लेते हैं एक बार, ये जो कंक्लूड कर लेते हैं। यानी कि अगर हम लोग ने पहला केस देखें, पहला केस में हमने क्या सीखा था कि हमारे पास क्या स्मॉल, अगर हमारे पास इस, देखो मैं एक काम करता हूँ, इस तरीके से बनाता हूँ। अगर आपके पास, आपने क्या करा है, मार्जिनली लीडिंग पावर फैक्टर का लोड लिया है, ठीक है, एक बार आपने स्मॉल लीडिंग पावर फैक्टर लोड लिया है, और एक बार आपने लार्जली लीडिंग यानी कि हैवीली लीडिंग पावर फैक्टर लोड लिया है। ठीक है, ये हैवीली लीडिंग का मतलब करीब करीब आपका क्लोज टू ZPF लोड, जीरो पावर फैक्टर लोड है, याद है मैंने बताया था आर्मेचर रिएक्शन में, तो क्लोज टू ZPF लोड अगर ले लिया है। ठीक है, तो अगर पहला वाला केस लेंगे आप, तो इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। ठीक है, इसको, ठीक है, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन क्लियर हो गया। स्मॉल लीडिंग ले लोगे तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा, और अगर आपने हैवीली पावर फैक्टर लीडिंग पावर फैक्टर लोड लिया तो यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। क्लियर हो रहा है? तो ये तीन केस मैंने बताए, यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर लोड लगाने से आपका काम केवल खत्म नहीं होगा, ये डिपेंड, ये पता होना चाहिए कि कौन लीडिंग है, कितना लीडिंग है। अगर आपका मार्जिनल लीडिंग है तो हो सकता है आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन इफेक्ट निकल के आए वो पॉजिटिव निकल के आ जाए। अगर स्मॉल लीडिंग है तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन आएगा, और हैवीली लीडिंग है तो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन है। डिपेंड करेगा कि आपने जो लोड लिया है उसके अंदर वोल्टेज, राइज इन वोल्टेज ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन और ड्रॉप इन वोल्टेज ड्यू टू वाइंडिंग लॉसेस, इनके बीच का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अगर राइज इन वोल्टेज और ड्रॉप इन वोल्टेज दोनों बराबर हैं तो सीधी सी बात है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन हो गया, दोनों जितना वोल्टेज बना रहे होगे उतना ही टर्मिनल पे मिलेगा, यानी कोई भी वोल्टेज की गिरावट या चढ़ाव नहीं आया। अगर राइज इन वोल्टेज ज्यादा है और ड्रॉप के मुकाबले तो वोल्टेज चढ़ गया, यानी कि टर्मिनल पे ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। अगर राइज इन वोल्टेज कम है ड्यू टू ड्रॉप इन वोल्टेज तो ऐसे में नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो आई होप ये चीज पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नाउ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा इसके लिए कर्व बना देता हूँ। अगर मैं इस पर्टिकुलर कर्व की बात करता हूँ, ये ओनली फॉर कैपेसिटिव लोड है। ठीक है, ओनली फॉर कैपेसिटिव लोड ओनली फॉर कैपेसिटिव लोड, ये जनरली बुक में नहीं मिलेगा, यानी कि जो मैंने अभी तीन केस बताए जस्ट उस पर ही बना रहा हूँ ये कर्व। ठीक है, तो दिस वन इज वी नो लोड। ठीक है, वी नो लोड हो गया, ये लाइन हो गई रेफरेंस लाइन। ओके, तो देखो अगर तुमने क्या लिया, तीन केस, तीनों केसेस को यहाँ हम लोग ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट वन, अगर आपने क्या लिया, मार्जिनली लिया हुआ है तो भाई वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव ही मिलेगा, सॉरी पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा, वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, दिस वन इज वी, आपने यहाँ पे अगर बात करी जाए तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, फॉर मार्जिनल लोड, ये तुमने कौन सा लिया है, ये आपने लिया हुआ है मार्जिनल वाली बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने कह सकते हैं स्मॉल लीडिंग लिया हुआ है, ठीक है, स्मॉल लीडिंग, तो ऐसे केस में तुम्हें दिस वन इज योर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। ठीक है, फॉर स्मॉल लीडिंग पावर फैक्टर लोड। क्लियर हो गया यहाँ पे? एंड नाउ फाइनली थर्ड वन को हम थोड़ा सा अलग तरीके से बना देते हैं। दिस वन ये हो गया तुम्हारा, ये कब हो गया, ये आपको मिलेगा निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, और ये कब मिलेगा, जब आपने ZPF के अक्रॉस, ZPF नहीं मतलब अच्छा खासा लीडिंग लिया हुआ है, यानी कि लार्जली लीडिंग लिया हुआ है, लार्जली लीडिंग। ठीक है, तो मार्जिनली स्मॉल एंड लार्ज, जैसे होता नहीं है लार्ज मीडियम होता है ना, स्मॉल मीडियम लार्ज, वैसे ही बात हो रही है। तो अगर बहुत स्मॉल लिया है, थोड़ा बहुत सारा मार्जिनल लिया है, मार्जिनल मतलब क्लोज टू, बहुत ही ज़्यादा लो है लीडिंग पावर फैक्टर उसका, तो बहुत ही स्मॉल सा लीड मार्जिनल लीडिंग है,
तो ऐसे केस में पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन ही मिलेगा। अगर थोड़ा सा लीडिंग है, स्मॉल लीडिंग है, तो वोल्टेज रेगुलेशन 0 मिल जाएगा। अगर है लार्जली लीडिंग है तो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। तो दीज आर द 3 कर्व्स फॉर द सेम कैपेसिटिव फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटिव लोड। ठीक है ना। अगर बात कर लेते हैं जनरलाइज्ड की, यानी कि अगर हम बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन कर्व, ठीक है, अगर इसकी बात कर लेते हैं फॉर आर एल एंड सी लोड के लिए, सी लोड यानी कि इंडक्टिव कैपेसिटिव एंड रेजिस्टिव लोड के लिए उसको बना लेते हैं। तो ये हमारी एक्सिस हो गई, दिस वन इज योर वाई एक्सिस, दिस वन इज योर एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस तुम्हारी आई ए होगी, इसको यहाँ पे भैया मार्क कर लेना, ये आई ए होगी यहाँ पे, दिस वन इज योर आई ए, क्योंकि लोड हम लोग बढ़ा रहे हैं ना, उसी की बात हो रही है। तो दिस वन इज आई ए एंड ये हो गई तुम्हारी वोल्टेज, दिस वन इज योर वोल्टेज एंड ये हम मार्क कर दे रहे हैं नो लोड वोल्टेज को। तो दिस वन इज योर वी नो लोड, यानी कि जब लोड नहीं लगाया हुआ था। ठीक है ना, रिफरेंस मार्क कर दे रहे हैं, तो दिस वन इज योर रिफरेंस लाइन। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन की। तो पहला कर्व बना दे रहा हूँ। अगर हम मान लेते हैं रेजिस्टिव लोड लेते हैं, तो रेजिस्टिव लोड के केस में पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन फॉर रेजिस्टिव लोड क्लियर हो गया यहाँ पे। और सेकंड केस की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं इंडक्टिव लोड की, तो दिस वन इज द वोल्टेज रेगुलेशन फॉर इंडक्टिव लोड। ठीक है, एंड नाउ द थर्ड वन इज द कैपेसिटिव लोड की बात कर लेते हैं। तो दिस वन इज द वोल्टेज रेगुलेशन फॉर कैपेसिटिव लोड। क्लियर हो गया यहाँ पे। और अगर इनकी वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो दिस वन इज नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, दिस वन इज पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन एंड दिस वन इज अगेन पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन। क्लियर हो गया यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये हो गया नो लोड। ठीक है, तो फुल लोड कहाँ गया? तो ये सारे के सारे जो हैं ये क्या है, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा करेक्शन कर दूंगा। दीज ऑल आर फुल लोड विद कैपेसिटिव लीडिंग पावर फैक्टर, फुल लोड विद रेजिस्टिव पावर फैक्टर एंड फुल लोड विद इंडक्टिव पावर फैक्टर। क्लियर हो रहा है? तो दीज ऑल आर फुल लोड, यानी कि ये तीनों के तीनों जो मैंने बनाए हैं, ये जिस पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अगर मान लेते हैं दिस वन इज द हमारी ये लाइन है और ये है आई एफ एल। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये जो पॉइंट होगा दिस वन इज योर वी एफ एल, ये जो पॉइंट होगा दिस वन इज योर वी एफ एल आर एंड दिस पॉइंट इज नोन एज वी एफ एल सी। यानी कि जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट जिस पे हमारा करंट जो है आर्मेचर करंट फुल लोड करंट में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी फुल लोड लगाएंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलने वाला वोल्टेज जो है, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन कौन सा वोल्टेज मिलेगा, तो वी नो लोड से वी एफ एल, यहाँ पे जो मिलेगा वो वी एफ एल हो जाएगा, दिस वन। तो दिस वन इज वी फुल लोड एट इंडक्टिव लोड, वी फुल लोड एट रेजिस्टिव लोड, वी फुल लोड विद कैपेसिटिव लोड। क्लियर हो गया? ये तुम्हारा फाइनल डायग्राम हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से बना लेना। दिस वन इज द वोल्टेज रेगुलेशन कर्व ऑफ अल्टरनेटर, यानी कि अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन कर्व निकल के आ गया होगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हम इसमें भी मार्क करें, तो ये हमारा हो गया ये करंट। अगर हम बात करते हैं, दिस वन इज द आई एफ एल, यानी कि आर्मेचर करंट एट फुल लोड। अगर आर्मेचर करंट फुल लोड है तो यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से इस पे। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना। दिस पॉइंट इज वी फुल लोड विद, ये फुल लोड कौन सा केस था, ये वाला, ये आपका सेकंड केस था। दिस वन इज वी फुल लोड, ये तुम्हारा कौन सा केस था, फर्स्ट केस था। एंड दिस वन इज वी फुल लोड ऑफ थर्ड केस। ठीक है, तो थर्ड केस में वोल्टेज फुल लोड वोल्टेज यहाँ पे। तो ये जिस पॉइंट पे, एक बात याद रखना, कई बार लोग गलती क्या करते हैं कि फुल लोड हमेशा लास्ट में बनाते हैं। मैंने भी ये चीज अभी शुरुआत जब आपको बता रहा था तो थोड़ा सा मिस कर दिया था। फुल लोड हमेशा कब बनाओगे? आपको फुल लोड अगर बनाना है तो आपको करना क्या है, अगर कभी भी कर्व में फुल लोड दिखाना है, तो आइए का एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो, उसको मान लो कि ये फुल लोड करंट है, वो पॉइंट से एक लाइन खींचो वर्टिकल, और वो जिस जिस पॉइंट पे कर्व को कट करेगी, वो पॉइंट जो होंगे, दीज आर द फुल लोड वोल्टेजेस, वो पॉइंट जो होंगे वो फुल लोड वोल्टेज के पॉइंट होंगे। क्लियर हो गया? अलग अलग कर्व के अलग अलग पॉइंट। क्लियर हो गया? तो दीज आर द वोल्टेज रेगुलेशन कर्व ऑफ आरएलसी। Now these and this one are the voltage regulation curve for only for the capacitive load, अगर तुमने लिए हुए हैं। ठीक, तो आई होप जी समझ में आ गई होगी। नाउ यहाँ तक तो सारी बातें थ्योरेटिकल थी, सारी बातें समझा दी, एनालिसिस कर ली। नाउ अगेन एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि भाई मैथमेटिकल कहाँ है, मैथमेटिकल एनालिसिस कहाँ है, मैथमेटिकल एनालिसिस। ठीक है, यानी कि मैथमेटिकल आपने एनालिसिस नहीं करी भाई, सब कुछ बता दिया, कहानी तो सारी सुना दी और समझ में भी आ गई, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आती है कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे वोल्टेज रेगुलेशन की। तो उसके लिए हमें मैथमेटिकल एनालिसिस करनी होगी, और वो जो मैथमेटिकल एनालिसिस वाला पार्ट है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे वोल्टेज रेगुलेशन के, इसको हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और वहां पर जानेंगे
तब तक के लिए धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। इस लेक्चर को देखें, रिवाइज करें और सर्कुलेट करें जिन्हें भी ज़रूरत है, वोल्टेज रेगुलेशन समझ में नहीं आता है। ठीक है? ओके, गुड बाय।